हेलो साथियों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का सुयान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें हमने स्फेरिकल सिमेट्री और जो हमारा सिलेंड्रिकल सिमेट्री उसके लिए इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो अलग अलग सिचुएशन के लिए फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड आउट कर लिया था। ये सारा का सारा जो हमने किया था वो किसके नियम से किया था? गाउस के नियम से, यानी गाउस के नियम की एप्लीकेशन से ये सारी की सारी। ठीक है, अब उसी के अंदर जो है आपको मैं प्लेनर सिमेट्री भी आपको करवा चुका हूँ। प्लेनर सिमेट्री का मतलब है अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसमें है? प्लेन में है, तो उसके लिए क्या होगा? तो प्लेनर सिमेट्री के लिए अगर मैं देखूं, प्लेनर सिमेट्री, तो प्लेनर सिमेट्री के लिए देखें, प्लेनर सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए चार्ज जो है वो किसी ऐसे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये मैंने ले लिया था वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें जब प्लेनर सिमेट्री थी तो हमने क्या किया था? गाउस का नियम लिया था। इसको गाउस के नियम से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दो तरफ क्या लेना पड़ेगा? एक इसी एरिया का क्या लेना पड़ेगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए ऊपर या नीचे की तरफ फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह का हमें क्या लेना पड़ेगा? एक मान सकते हैं कि बॉक्स लेना पड़ेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, और वो बॉक्स की एरिया जो होगा किसके बराबर होना चाहिए? इस प्लेन की जो है इसके एरिया के इक्वल होना चाहिए। और वहां से अगर मान लीजिए इसका आपको सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा का मतलब क्या है? मान लीजिए क्यू चार्ज है, ए इसका एरिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर दे रखी है तो कुल मिला के सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन ए हो गया। और इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए इज इक्वल टू, गाउस का नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन करिए, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और नीचे की डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा? एक बॉक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इसको कंप्लीटली वो इसको क्या करेगा कि ये कंडक्टिंग नहीं है, ध्यान रखना, कंडक्टिंग नहीं है। ये क्या है? आपके पास डाइलेक्ट्रिक शीट है ना, भूचालक या फिर इंसुलेटर की सीट है, उसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके लिए हमने जब फाइंड आउट किया था तो कुल मिला के इस तरह की वैल्यू मिली थी आपको, और ये आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और ए, क्योंकि क्यू लेते हैं ना अपन, क्या लेते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, क्योंकि क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए। तो इस ए से कैंसिल आउट करके, और आप जब इसको फाइंड आउट करते हो तो मैं आपको लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए से फाइंड आउट कैंसिल आउट, तो ई जो आता है वो क्या आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम डायरेक्शन लिखते हैं, कौन सी? ये वाली, तो ये डायरेक्शन क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप में। ठीक है, तो इसका एन कैप का मतलब क्या है? इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, जब ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, ये एन कैप होगा, ये एन कैप है, और ये भी क्या है? एन कैप। एन कैप का मतलब है जहां सीट है उस सीट के जो है परपेंडिकुलरली जो डायरेक्शन होगी बाहर की, और वो क्या हो जाएगी? हमारी एन कैप हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए ये सीट होगी और ये किसकी है? नेगेटिव चार्ज की बनी हुई है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? जो आपके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी? अंदर की ओर हो जाएगी, यानी कि माइनस एन कैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस एन कैप जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन, इसका तो नहीं पूछते आपको डायरेक्टली, लेकिन कुछ एक सिचुएशन बना के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वापस लिया है। और वो सिचुएशन क्या होती है तो आप देखिए कि मान लीजिए सीट है ना, 3 सीट है आपके पास, एक। ठीक है, इन सीट के ऊपर अलग अलग चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव, इस तरह की चार्ज डेंसिटी हो सकती है। तो सिग्मा, -2 सिग्मा और माइनस सिग्मा, ये मान लीजिए इसमें क्या है? चार्ज डेंसिटी है। जैसे अपने ये प्लस में है और बाकी किसमें है? माइनस में। ये चार्ज डेंसिटी है, तो ये 3 इसके क्या बन रहे हैं? स्पेस बन रहे हैं। तो पहला आपके पॉइंट ए यहाँ पे, पॉइंट बी यहाँ पे, पॉइंट सी यहाँ पे और पॉइंट डी यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट के लिए, इन चारों पॉइंट के लिए ना, इन चारों पॉइंट के लिए मुझे क्या निकालना है? चारों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? उस पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हर किसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी कितना होगा? ये होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे सिर्फ डायरेक्शन की बात। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मत जाइए अभी, आप किसी रहिए, डायरेक्शन की बात करिए। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात करूंगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर मान लीजिए इसको मैं E1, इसको E2 और इसको E3 कहता हूं। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इसके मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, चलिए
तो अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट के ऊपर देखता हूँ, यानी इस पूरे के पूरे रीजन में देखता हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा वो क्या होगा, इससे दूर की तरफ होगा। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव में किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो E2 किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में। E3 किस डायरेक्शन में होगा, ये भी नीचे की डायरेक्शन में। तो कुल मिला के जो है मेरे पास E1 की बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। और जब इसको मैं वेक्टर फॉर्म की बजाय इसमें लिखूंगा तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पहले के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस, ठीक है। और डायरेक्शन क्या लेते हैं अपन, सपोज कर लीजिए ये जो डायरेक्शन में ले रहा हूँ इस तरह से, है ना, ये जेड के, ये जेड है और ये वाई है और ये एक्स है, इस तरह से लेते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी आएगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जेड कैप। एन कैप की जगह हमारे पास क्या है, एन कैप जो है यहाँ पे वो एन कैप किसके बराबर है, जेड कैप के बराबर है। अगर मान लीजिए जेड डायरेक्शन आपको दे रखी है उस केस में, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, दूसरा देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन जेड कैप, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के 2 एप्सिलॉन नॉट ये सब कैंसिल आउट हो गए, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप, या कह सकता हूं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या इस पर मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस जेड कैप डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन तीनों की वजह से वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से EB निकालोगे, है ना, EB तो EB क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर E1 की वजह से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E1 किधर है, बाहर की तरफ, क्योंकि देखिए इस सीट से हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव सीट है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से ऐसे और ऐसे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड सीट की ओर और पॉजिटिव से सीट से बाहर की ओर। इस वाले की वजह से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, E1 इस डायरेक्शन में होगा, E2 किस डायरेक्शन में होगा, E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। चलो यहीं से बना देता हूँ, E2 किस डायरेक्शन में होगा, E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। E3 किस डायरेक्शन में होगा, E3 भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि तीनों फील्ड देखिए आप इस तरफ देखिए सीट के तो किधर आ रहा है, अंदर की ओर, तो तीनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। और कौन सी डायरेक्शन नहीं है, माइनस जेड के। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के अंदर, ठीक है, माइनस जेड के है ना। फिर अगला माइनस में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगला माइनस में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कौन सी होगी, जेड कैप डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो कुल मिला के सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड कैप, और इसको पूरा मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड कैप डायरेक्शन, ठीक है। वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए बस, उससे अपना इक्वेशन सारी की सारी सोल्व हो जाएगी। आ जाइए तीसरे पे, EC निकालना है, ठीक है। EC निकालना, C पॉइंट पे जाइए। सबसे पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 देखिए इसके नीचे कैसे इस डायरेक्शन में है। E2 देखिए, E2 किस डायरेक्शन में होगा, तो E2 के लिए डायरेक्शन देखें तो E2 की डायरेक्शन ये देखिए, E2 किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो E2 किधर होगा, ऊपर की ओर। E3 किधर होगा, नीचे की ओर, तो E3 किधर होगा, नीचे। तो इसका मतलब E1 और E3 जुड़ जाएंगे और E2 उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, कर दीजिए। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा ये किस में आ रहा है, प्लस में, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, प्लस में। ये किसकी डायरेक्शन है, माइनस में, माइनस जे उसके अंदर जा रहा है, ये किस में जा रहा है, प्लस की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो प्लस की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास 2, इसकी वजह से कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों माइनस का मतलब, माइनस की जेड कैप डायरेक्शन में। कुल मिला के डायरेक्शन कौन सी ले रहा हूँ, जेड कैप। तो ये क्या होगा, इससे पूरा कैंसिल आउट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जो अपना C है उस C रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब आ जाइए D रीजन में, ठीक है, D रीजन के अंदर। तो D रीजन में क्या हो रहा है, पॉइंट D कहाँ, यहाँ है ना, तो थोड़ा इसको ऊपर बना देता हूँ, ये पॉइंट D है। अब आप देखिए पॉइंट D में क्या हो रहा है, E1 किधर है, नीचे की ओर। E2 किधर है, तो आप देखिए E2 ये किधर है, ऊपर की ओर, तो E2 किधर है, ऊपर की ओर। E3 किधर है, E3 भी ईपर की ओर, तो E3 भी किधर है, ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना E3, ठीक है, कंफ्यूजन है। तो इसको भी E1 E2 E2 E3 और E3, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस बिंदु के लिए
E1 तो है नीचे की ओर, E2 है क्योंकि इसके इधर का रीजन देखना है, E2 है ऊपर की ओर और E3 है ऊपर की ओर, क्योंकि प्लेट जो है उस प्लेट से बिंदु प्लेट के नीचे है या ऊपर है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ED कितना हो जाएगा, तो ED हमारे पास हो जाएगा जेड कैप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखें तो ये दोनों तो किसमें आएंगे, जेड कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये किसमें है नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कौन सी है, जेड कैप। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन ऑफ जेड कैप, ये क्या होगा मेरे पास, ED होगा, ठीक है। आगे समझ में। तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसका क्वेश्चन जब मिलेगा आपको प्लेनर सिमेट्री का, तो सीधा क्वेश्चन नहीं देंगे, क्वेश्चन आपको क्या देंगे, इस तरह से बना के क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपको कोई कंडक्ट सीट की बात करते हैं ना, तो सीट की बात करें जब तक कि उसमें कंडक्टिंग लिखा नहीं आए नाम, आपको कंडक्टिंग मानना क्या मानना है, जैसे स्फेरिकल अगर सिमेट्री का क्वेश्चन आता है, जब तक उसमें कंडक्टिंग स्फीयर नहीं लिखा है तब तक आपको क्या मानना है, डाइलेक्ट्रिक मानना है। वैसे इसके अंदर जब तक ये सीट के ऊपर लिखा नहीं आता कंडक्टिंग, तब तो आपको क्या मानना है, इसको डाइलेक्ट्रिक मानना है, ठीक है। हो गया, देख लीजिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई आपको पढ़ने में पढ़ने की जरूरत नहीं है नेगेटिव नेगेटिव का इसके अंदर, ठीक है। जो दिया है आप तो मानो कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सीट के, ये मान लीजिए सीट है, इसमें चार्ज दिया नेगेटिव है, इसका मतलब ये डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से बाहर की ओर, इधर जाएंगे तो इस पॉइंट पे बाहर की ओर डायरेक्शन होगी, ठीक है। और वो डिपेंड नहीं करता किस पे, डिस्टेंस पे। आप चाहे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चल जाए, यहाँ चल जाए, यहाँ चल जाए, हर एक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, इक्वली आती है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो सारा का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, हम सारे के सारी जो है चीजें ले चुके हैं, जो भी आपके क्वेश्चन बन चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक पे, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमारे पास चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज गिवन था, उससे हमने क्या फाइंड आउट किया था, उससे हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। अब इसका उल्टा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, समझिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है, उससे आपको क्या निकालना है, आपको चार्ज डेंसिटी या चार्ज निकालना, तो उसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो आपके पास है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सम रीजन इज फाउंड टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से है, E इक्वल टू के एक कांस्टेंट है R³ और RK, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो, एक तो चार्ज डेंसिटी रो पूछा है, दूसरा फाइंड द टोटल चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया है कि चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और दूसरा पूछा गया है कि आवेश यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा, और कब, जब ये क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R का एक स्फीयर है, उसमें ये चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आ जाइए इसके अंदर कि आपको जब इसमें, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस चीज पे जाना है, कौन से, डिफरेंशियल फॉर्म पे। तो क्या है डिफरेंशियल फॉर्म, डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे चल जाइए। किस पे चल जाइए, डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था ये। अब आप चलिए स्फेरिकल सिमेट्री, तो स्फेरिकल सिमेट्री में ये मैंने आपको क्या कहा, फंक्शन किसका आ रहा है, ये फंक्शन किसका आ रहा है, सिर्फ R का आ रहा है, R केप की डायरेक्शन में फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस का कौन सा पार्ट आपको याद होना चाहिए, स्फेरिकल सिमेट्री का डाइवर्जेंस का आपको कौन सा पार्ट होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अगर थीटा और फाई वाला पार्ट याद रहे या नहीं रहे, लेकिन डाइवर्जेंस ग्रेड और कर्ल के अंदर जो है आपको क्या रहना चाहिए, पहला जो पार्ट है उसका R वाला, रो R के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस हो रहा है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका R वाला पार्ट क्या होता है, अगर मैं डाइवर्जेंस A की बात करता हूं, ठीक है, तो डाइवर्जेंस A क्या होता है स्फेरिकल सिमेट्री किसमें, R थीटा और फाई के अंदर, ठीक है। R थीटा फाई के अंदर क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1/r² डेल ओवर डेल R स्क्वायर और AR, ठीक है। ये क्या होती है, उसके फर्स्ट पार्ट की डाइवर्जेंस का कौन सा पार्ट है, ये है अपने पास R केप पार्ट, यानी कि जो उसका R पे डिपेंडेंसी वाला पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि दोनों R के होंगे, इसमें थीटा और फाई नहीं है, तो हमें बाकी वाला पार्ट चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको भी लिख ही नहीं रहा हूं, मुझे सिर्फ इस वाले की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
कौन सा लिया मैंने, ओनली आर वाला पार्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो डाइवर्जेंस ई लिखूंगा तो 1/r² डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर। अब इसकी ई की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ए आर की जगह ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, k इंटू आर क्यूब इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1/r², इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, k तो बाहर कॉमन आ गया, r के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन r⁵ है, तो 5 क्या होगा आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा r⁴ r⁴ से इसको चेंजेस कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब ये आ जाएगा आपके पास r² से कैंसिल, तो r², तो 5k r² इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रो इज इक्वल टू 5k एप्सिलॉन नॉट r²। ये आपके पास क्या बनेगा, चार्ज डेंसिटी बनेगी इस स्फीयर की वजह से। क्या बनेगी, चार्ज डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला, यानी कि चार्ज डेंसिटी में इस पे r⁴ पर क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे वाले केस में कि आपको क्या निकालना है, इससे आगे वाले केस में आपको निकालना है अब चार्ज, यानी कि इस स्फीयर में चार्ज कितना होगा। तो चार्ज डेंसिटी और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, तो आप क्या निकालते हैं कि टोटल चार्ज क्यू, ठीक है, क्या होता है, रो इंटू डीवी। क्या होता है, रो इंटू डीवी होता है, ठीक है। तो रो डीवी है तो आप लिख लीजिए कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करोगे, आर की लिमिट होगी आर से आर तक, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है, 5k एप्सिलॉन नॉट r²। डीवी कितना होता है, तो जब आप स्फेरिकल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, तो स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है, r² dr, अच्छा पहले साइन थीटा लिख देता हूँ, r² साइन थीटा ना, dr d थीटा और d फाई, ये लिखते हो। जब यहाँ लिखोगे r² साइन थीटा dr d थीटा और d फाई, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा। अच्छा इसकी लिमिट, जैसे इसकी r है, चलिए लिमिट एक बार मैं बाद में एक साथ लिख दूंगा, अपन सिर्फ इसका टोटल वॉल्यूम इंटीग्रल मान लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 5k एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ से क्या मिलेगा, r⁴ लिमिट क्या होगी, 0 to r, ठीक है। साइन थीटा की लिमिट 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, इसकी लिमिट 0 to 2 पाई, ठीक है। ये कुल मिला के कितना होता है, दोनों मिला के 4 पाई के इक्वल, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारे पास 5k एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना मिलेगा, r⁵ है ना, और लिमिट रखूंगा तो r⁵ यहाँ से कितना मिलेगा, 4 पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट। तो कुल मिला के जो मेरे पास यहाँ से Q मिल जाएगा, वो Q कितना मिल जाएगा, Q टोटल, ठीक है। Q टोटल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r⁵। ये टोटल चार्ज जो है वो एनक्लोज होगा किसकी वजह से, इस स्फीयर की वजह से, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना। इसी क्वेश्चन को आप मान लीजिए, क्वेश्चन आपसे चार्ज डेंसिटी नहीं पूछता, ठीक है, क्या पूछता, चार्ज डेंसिटी नहीं पूछता, वो डायरेक्ट चार्ज पूछता। तो चार्ज के लिए क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट इसको चार्ज पूछता तो हम ये भी कर सकते थे कि हमारे पास क्या होता है, E.ds, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे निकालते तो आपका टोटल चार्ज भी निकल जाता, ठीक है। तो एरिया इंटीग्रल करना पड़ता, तो एरिया इंटीग्रल के अंदर क्या करते हैं, r आपका कांस्टेंट रहता, या एरिया कौन सा रहता है, r केप की डायरेक्शन का एरिया, तो 8r इक्वल टू r, तो यहाँ पे ds रखते हैं, आप क्या रखते हैं करके देख लेना। जब आप ds कितना रखोगे, r, और उसके बाद में d साइन थीटा, साइन थीटा d थीटा और d फाई, ठीक है। r के भी डायरेक्शन में क्या होगा, 8r इक्वल टू r, तो r² साइन थीटा d थीटा d फाई। इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, e की जगह, इसमें r की जगह आप r रखोगे, तो यहाँ पे e की वैल्यू जो आप रखोगे, e कितना रखोगे इस वाले केस में, ये हो जाएगा k r³ और r², ये वाली वैल्यू आप, ये दोनों वैल्यू जो इसमें रखोगे, और इस इंटीग्रल को जब आप सोल्व करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी क्योंकि वो क्या मिलेगी, वही वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप दोनों से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर डेंसिटी पूछी गई है, नॉर्मली आपको डेंसिटी पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट भी एक यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ही काफी। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, ठीक है। चलिए,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का देखिए, या तो आप चलिए सिंपल से उससे किससे कि आपका जो 12th की डेफिनेशन है उससे। 12th की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, ठीक है, और कहाँ लाते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आके उसको स्टेब्लिश करते हैं, तो वो जो वहां से इनफाइनाइट से लेके और किसी डिस्टेंस तक आप लेकर आने पे जो आपको वर्क करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, तो उस फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो फील्ड में लेके आने की वजह से क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो आप वो वर्क करेंगे वो वर्क क्या होगा, इसके पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। आ गया, किसको लेके आते हैं, यूनिट चार्ज को लेके आते हैं, ठीक है। तो यूनिट चार्ज को लेके आते हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डेफिनेशन सीधी सीधी बन जाएगी कि W इक्वल टू, ठीक है, W इक्वल टू क्या होगा, F.dr, ठीक है। W इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये मान लीजिए ऑलरेडी Q चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हैं, इससे R डिस्टेंस पर एक यूनिट चार्ज को लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं, इनफाइनाइट से, ठीक है, कहाँ से लाते हैं, इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, ठीक है। तो लेकर आते हैं, तो कुल मिला के यहाँ से मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो मेरा फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू या Q नोट इंटू क्या कह सकता हूँ ये, और यहाँ मेरा Q नोट किसके बराबर है, प्लस 1 कूलाम के, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं आगे, अच्छा, वर्क लाने में किया गया कार्य तो किसमें आएगा, नेगेटिव साइन के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को कम कर रहे हो, नेकी बढ़ा रहे हो, dr के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगली केस के अंदर जो है इसको वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ से, तो माइनस का Q नॉट E डॉट dr, ठीक है, इनफाइनाइट टू r, तो इनफाइनाइट टू r, ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट केस के अंदर, क्योंकि Q इसके कितना है मेरे पास, Q नॉट जो है वो है +1 कूलाम, तो जैसे आप +1 कूलाम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव में E डॉट dr, जिसे ही हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस चार्ज के लिए, किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। यहाँ पे अगर हम किसी पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं तो उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो आपकी जो 12th के हिसाब से आपकी इक्वेशन बनती है वो ये बन जाती है, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक मैं चलता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो उस केस के अंदर हम किस तरह से इसको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में और ग्रेड में उनमें सब में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें एक साथ आ जाए, उससे मैं चलता हूं। तो पहला तो क्या हो गया कि ये वाला केस हो गया। दूसरा यहाँ से ये है कि सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं क्या करता हूँ, लाइन इंटीग्रल करता हूँ, क्योंकि मैं आपको, इसलिए मैंने आपको पहले लाइन इंटीग्रल वगैरह पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो एक तो ये आ गया यहाँ से फॉर्मूला, वही फॉर्मूला वहां से फाइंड आउट करेंगे, कोई ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे एक और कंसेप्ट लगाना है आपको, जो कंसेप्ट आपके सेकेंडरी में नहीं है लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे, और वो मेन कंसेप्ट वही है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो मान लीजिए क्या करते हैं आप, यहाँ कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, इस पॉइंट A से पॉइंट B तक आप आर्बिट्ररी कोई एक क्या लेते हैं, पॉइंट A से पॉइंट B तक आपने एक आर्बिट्ररी कोई पाथ लिया है, ठीक है, आर्बिट्ररी पाथ लिया है। तो मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट भी ले लेता हूं मैं इस तरह से, Z, X और Y है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए RA है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी RB है, ठीक है, RA और RB है। ये कोई आपने दो पॉइंट लिए हैं, A और B पॉइंट लिए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आप क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल करते हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो जैसे ही आप इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो लाइन इंटीग्रल क्या आएगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा E डॉट dl, ठीक है, A टू B, E डॉट dl A टू B, ये क्या हुआ, इसका लाइन इंटीग्रल हुआ। तो इसकी अगर मैं वैल्यू यहाँ से रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मान लीजिए किस डायरेक्शन में है, नॉर्मली आर के डायरेक्शन होता है। मान लीजिए चार्ज क्या पड़ा है, Q चार्ज पड़ा है, ठीक है, यहाँ चार्ज क्या पड़ा है, Q पड़ा है। तो Q चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ पॉइंट A या B पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा आर के डायरेक्शन में होगी। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K/4πε0, K/4πε0 R स्क्वायर, ठीक है, आर के डॉट। अब dl लेना है,
ठीक है, तो डीएल क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, बताइए डीएल क्या होता है? डी आर आर के प्लस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है तो आर और डी थीटा थीटा के प्लस आर साइन थीटा और डी फाई फाई के। ठीक है, तो आर का आर डॉट के इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो वो क्या मिलेगा 1 और बाकी सबके साथ क्या मिलता है 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रल अगर इसका देखें तो लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलिए क्यू भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या अंदर इंटीग्रल के अंदर ये 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा डी आर और ए टू बी। ठीक है, पॉइंट क्या रहेगा ए टू बी। अब ए टू बी का मतलब क्या है आर ए टू आर बी, है ना, हो गया। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा आर की पावर -2 क्या हो जाएगा उसमें डिवाइड में आएगा तो -2 + 1 और ऊपर क्या चलेगा माइनस पावर के अंदर -2 + 1 तो कुल मिला के आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर हो जाएगी -1 में और एक माइनस क्या होगा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी -1 अपॉन आर ए आर बी। ठीक है, आर ए आर बी। ठीक है, तो आर ए आर बी माइनस करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी। कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आर ए बराबर किसके हैं आर बी के हैं, आर ए किसके बराबर है आर बी, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे चलेंगे, इसका मतलब क्लोज पाथ है। क्या है क्लोज पाथ है। अगर पाथ क्लोज कर दिया हमने बंद कर दिया तो क्लोज पाथ कर दिया, इसका मतलब ये और ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल मिला के वैल्यू कितनी हो जाएगी कि टोटल मिला के जो है मेरी लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ के लिए ई डॉट डी एल का कितना आना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्लोज पाथ में किया गया लाइन इंटीग्रल कितना आता है 0 आता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कितना आता है 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर मैं कर्ल डाइवर्जेंस थ्योरम लगाता हूं, ठीक है, कर्ल डाइवर्जेंस नहीं कर्ल थ्योरम लगाता हूं, स्टोक्स कर्ल थ्योरम है ना, उसका नाम पूरा क्या था जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या कहता है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी का क्लोज लाइन इंटीग्रल करते हैं तो उसका कर्ल निकाल के आप क्या कर सकते हैं, कर्ल निकाल कर, इसको ऐसे लिख देता हूं, उसका कर्ल निकाल कर और वॉल्यूम इसमें सरफेस इंटीग्रल में आप उसको क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो, ये दोनों बराबर होंगे। तो जैसे ही मैं इसका सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल की जगह मैं इस तरह का नोटेशन यूज कर लेता हूं, कर्ल ई सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। भाई इससे क्या बनेगा, जब लाइन इंटीग्रल 0 है तो इसका मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल अगर इसका करेंगे वो भी कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्ल ई है वो कितना होता है 0, कर्ल ई कितना होगा 0। और ये किसके लिए है, ये उस केस की बात है जब हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं ना, कंजर्वेटिव फील्ड किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या मिलेगा, कार्टेशियन में मिल सकता है, पोलर में दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक वैल्यू देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा गया और छोटे छोटे एग्जाम में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है लेकिन याद किसी को रहता नहीं, दिमाग में नहीं रहता। ठीक है, कि अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ऑलवेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो क्या है कंजर्वेटिव फील्ड है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, फिर वेरी भी करता है। टाइम वेरिंग फील्ड में किसमें पढ़ेंगे, मैक्सवेल वाली में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल कितना आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है, ठीक है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, नहीं तो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ई की एक इक्वेशन देंगे। ठीक है, इक्वेशन कैसी भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड में आ सकती है, आर थीटा फाई में आ सकती है, आर
और फाइव और जेड में भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है किस में देंगे। ठीक है, तो वो आपको जो वैल्यू इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव, वेरिंग फील्ड, जो भी देंगे वो सारी चीजें देंगे, टाइम डिपेंडिंग फील्ड ऐसे करके देंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव के लिए क्या है कंडीशन की कर्ल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो। इसको दिमाग में घुसेड़ के रखना। ठीक है, कर्ल जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैं कह रहा हूं ये आप भूलोगे। ठीक है, ये लिख कर ले लो, आप भूलोगे एग्जाम के टाइम में, लेकिन हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जो वर्ड मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भूलोगे उस पर ज्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप भूलते हो और अक्सर ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लीड ले जाते हैं ना। चलिए, सिलेक्शन के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो यही वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो मैं अभी ये थोड़ा मिटा रहा हूँ, ये वाला लिख लिया होगा आपने। सीधा सीधा मैं कंसेप्ट पे आ जाता हूँ। तो कंजर्वेटिव जो फील्ड है उसके लिए कंडीशन होती है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से कि अगर कर्ल किसका जीरो हो सकता है, कर्ल उस चीज का जीरो हो सकता है। कर्ल किसका जीरो हो सकता है, कर्ल उस एक स्केलर पोटेंशियल, देखिए कर्ल किसका जीरो होता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लाइन का क्या मतलब होगा कि अगर आप किसी अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट निकाल के उसका कर्ल निकालते तो वो क्या मिलेगा, वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल के कर्ल निकालते तो वो क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज इक्वल टू कितना आता है, जीरो आता है। इज एनी फील्ड इक्वल टू कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो यहां से हम एक कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट फील्ड यहाँ गया जीरो, तो यहां से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसको फंक्शन है तो मैं फील्ड को इस तरह से लिख देता हूं एफ। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन या एनी फील्ड, कौन सा, स्केलर फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, किसी एक स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कुछ इस तरह का होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेड ऑफ V, माइनस का ग्रेड ऑफ V। ये इक्वेशन जो है वो यहां से आती है। ठीक है, माइनस का ग्रेड ऑफ V, और फिर हम VR को जो डिफाइन करते हैं, और VR को जो हमने डेफिनेशन ली थी वो है इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। ठीक है, इसी को हम जब आगे सोल्व करते हैं ग्रेड को, तो ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड का मतलब है एक तरह से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कौन सा कोऑर्डिनेट, लेंथ कोऑर्डिनेट है ना, लेंथ वाला जो कोऑर्डिनेट उसके रेस्पेक्ट में, आर में हो सकता है, एक्स वाई जेड में हो सकता है। ठीक है, वो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वही हम चीज लेते हैं। तो जब आप उसको आर में ले रहे हैं तो जब डी आर को इस तरफ ले जाएंगे, डी भी निकालेंगे, तो कुल मिला के क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रल करोगे इनफाइनाइट टू आर, तो ये वैल्यू मिल गई जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किससे निकाली थी, उसकी डेफिनेशन से निकाली थी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपको पता होनी चाहिए। कंजर्वेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर्ल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब यहां से आ जाते हैं हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किनके लिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट है हमारे पास तो हम पोटेंशियल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ाए हैं, स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, और सिलेंड्रिकल सिमेट्री मेनली हम वो देखेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो जितना आज हो जाएगा उतना आज करते हैं, बाकी आगे का, है ना। सबसे पहले क्या लेते हैं, पॉइंट चार्ज। पहले कौन सा है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो आपका सबसे बेसिक है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है, P है। यहाँ पे आपको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट है, तो आपको क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, यही करना। तो निकाल लीजिए, माइनस का इनफाइनाइट टू r, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ अपॉन r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा dr, क्योंकि r कैप, चल ये लिख दीजिए r कैप डॉट dr, और इसको लिखेंगे तो क्या किसके इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है सेम, तो किसके बराबर आएगा, dr के इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू dr। ठीक है, तो 1 इंटू dr करेंगे तो किसका आएगा, dr के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस का इनफाइनाइट टू r, चलिए कांस्टेंट है उसको बाहर ही ले लो, 1 अपॉन r स्क्वायर इनफाइनाइट टू r, कितना आ गया dr,
जब इसका इनफाइनाइट टू आर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। किसके लिए, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चार्ज हो गया कंप्लीट। पूछता भी नहीं है कोई, आपको पूछता ही एग्जाम में नहीं पूछते। ठीक है, अब आप चलिए, अब हम आते हैं स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। सबसे पहले किसके लिए आते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। वही आपको हर एक सिमेट्री लेते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए आते हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री के लिए सबसे पहला कौन सा, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। और जो शेल के लिए निकालेंगे वही क्या होगा, कंडक्टिंग स्फेरिकल के लिए, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए ना। कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल शेल दोनों के लिए क्या बनता है, सेम ही इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो आ जाइए, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का मतलब है कि चार्ज कहां पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर। टोटल चार्ज कितना दिया है, क्यू। अभी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। यहां से यहां तक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये तो कौन सा, आउटसाइड। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सरफेस। और अगर यहां एक पॉइंट लेते हैं तो वो कौन सा है, इनसाइड। ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गई, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर। वो ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, है ना। चलिए अब यहां से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आउटसाइड में देखना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि इस पॉइंट को, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो। ठीक है, जब इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो और कहां रख रहे हो, इस पॉइंट पे रख रहे हो। तो इस पॉइंट पे रख रहे हो, इसका मतलब इस स्फीयर से बाहर, तो समय किसकी बात करनी है, सिर्फ आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। तो V अगर आउटसाइड निकालना है मुझे, है ना, V निकालना है इस केस के लिए। फर्स्ट केस लिख देता हूँ, एक केस लिख देता हूँ, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रल इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। तो E कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस साइन चल रहा है तो माइनस साइन, तो E कितना होता है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर होता है k q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आपको पहले से ही पता है ना। तो कितना हो जाता है k q अपॉन आर स्क्वायर। ये बार बार निकालने की जरूरत तो नहीं है, निकाल सकते हो एक सेकंड के अंदर। क्या निकालोगे, इस तरफ क्या लिखोगे, E डॉट dr। ठीक है, सॉरी E डॉट ds, है ना। उस तरफ क्या लिखोगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds करोगे तो अपने आप वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही वाली वैल्यू फाइंड आउट आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा, सॉरी डी आर कर देंगे। फिर इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बार। इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन आर का, 1 अपॉन आर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का। ठीक है, माइनस में इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस माइनस किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। जी क्या हुआ, पोटेंशियल आउटसाइड द पॉइंट। अब आ जाइए, अगर सरफेस की बात करनी है, सरफेस में क्या होगा, r इक्वल टू आर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं c। ठीक है, इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा, r इज लेस देन r। ठीक है, अब इनफाइनाइट से आओगे तो इसका मतलब इनफाइनाइट से आओगे तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इनसाइड कितना होता है शेल के लिए, 0। तो कुल मिला के जब इंटीग्रल आप लिखोगे v इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू, सॉरी इनफाइनाइट टू स्मॉल r, है ना, E डॉट dr। ये किस में टूटेगा, पहले तो इनफाइनाइट से r तक आएंगे, कैपिटल R तक। तब तो क्या रहेगा, तब तो रहेगा E आउट। ठीक है, डॉट dr प्लस फिर क्या होगा, R टू R आओगे, तब क्या रहेगा, E इन डॉट dr। ठीक है, E इन डॉट dr। तो E इन कितना है, 0। तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसको अपने फाइंड आउट करना है सिंपली। जब इसको फाइंड आउट करोगे E डॉट आउट को, तो k, ये माइनस चिन्ह भूल जाते हैं, माइनस लगा देना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में डी आर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस माइनस, चलो एक बार ये लिख देते हैं, के क्यू 1 अपॉन आर विद माइनस साइन
इनफाइनाइट टू आर। फिर इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो इन साइड की वजह से भी कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर, सरफेस की वजह से भी कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर, और इसकी वजह से कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर। लेकिन ये आर कौन सा है, स्मॉल आर यानी कि बाहर वाला, और ये कौन सा, स्फीयर के जो आपकी रेडियस है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो कुल मिला के जो है स्फेरिकल शेल के लिए आप अगर फाइंड आउट करते हैं तो स्फेरिकल शेल के लिए जो है आपको वैल्यू ये इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं स्फेरिकल शेल। तो इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पोटेंशियल जो है वो क्या है, यहाँ पोटेंशियल है वो ऐसे ही पूछ सकते हैं, प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन आर के। यहाँ पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, यहाँ पे भी किसके, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। यानी कि आर स्क्वायर क्या फिक्स है, तो इसका मतलब वो क्या रहेंगे, पोटेंशियल इन साइड में हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो डायग्राम अगर देखें पोटेंशियल का इस तरह से, मान लीजिए ये V है, ठीक है, और ये R है, इसमें मुझे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो V और R में डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा कि इनफाइनाइट से जब मैं आता हूँ, धीरे धीरे जब इनफाइनाइट से आता हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू में क्या होता है, जैसे जैसे R में कमी होती है वो वैल्यू बढ़ती है। चलो सेंटर से स्टार्ट कर लेते, मान लीजिए क्या है, सेंटर है, तो सेंटर पे क्या रहेगा, पोटेंशियल फिक्स रहेगा। ठीक है, वो कितना रहेगा, वो रहेगा के क्यू अपॉन आर के इक्वल। ये कब तक चलेगा, जब तक कि आपके आर बराबर क्या नहीं हो जाए, आर के, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, स्फीयर के इनसाइड वाला पार्ट, और ये है आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। तो आर लेस देन आर का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वर्क जो करना होगा वो क्या करना होगा, यहाँ तक वर्क करना होगा, इसके बाद कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ जितना वर्क हुआ वही वर्क हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्फेरिकल शेल हो गया। अब किस पे चलते हैं, अब मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दे रखा है, उस केस की हम बात कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है उस केस की, है ना। तो सेकंड केस हमारा है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। ठीक है, यानी कि फिक्स चार्ज आपको दे रखा है, जो आपके सीनियर सेकेंडरी का भी टॉपिक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है फिक्स चार्ज का, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किधर होता है, अंदर होता है, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस कितनी है, तो रेडियस अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ये है r है। तो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। टोटल चार्ज इस पे कितना है, q। तो ये तो क्या हुआ, E आउटसाइड, इस पॉइंट पे आएंगे तो सरफेस हो गया, और इस पॉइंट पे यहाँ अगर कोई बात करते हैं इस r की, तो ये क्या हो गया, E इनसाइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट केस पे कि मुझे कहाँ तक जाना है, कि आपका r इज ग्रेटर देन r है, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई आउट जो होता है आपका वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ठीक है, यही होता है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर, क्या होता है पोटेंशियल, इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, वैल्यू रख दीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, हटा देता हूँ क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने जस्ट किया था क्या करना है, बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के क्यू 1 अपॉन माइनस आर इनफाइनाइट टू आर, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी सीधी सीधी के क्यू अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल कितना होगा इसके लिए, के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, फिर सरफेस पे आते हैं, सेकेंड केस सरफेस यानी कि बी जिसको कहते हैं, बी क्या है, सरफेस। तो सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो v इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल R हो गया। ठीक है, अब आता है इनसाइड C, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है, तो इनसाइड में क्या है, जब r इज लेस देन R हो गया, r इज लेस देन
आर, तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप किसी पॉइंट को लेके आते हैं इनफाइनाइट तक, तो यहाँ तक तो क्या होगा, आउटसाइड रहेगा, अंदर क्या होगा, इनसाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब अलग है, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, ठीक है, E डॉट डी आर, इसको मैं दो में ब्रेक करूंगा, कहाँ, एक तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक ब्रेक करूंगा, तब तो क्या रहेगा, E आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड वाला यहाँ काम कर जाएगा, प्लस दूसरा कौन सा रहेगा, अच्छा माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस, ठीक है, ये माइनस चल ही रहा है, तो माइनस आर टू आर ई इन डॉट डी आर। अब ई आउट कितना है, ई आउट तो ये रहा हमारे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इन कितना होता है, ठीक है। अब ई इन या तो आपको याद हो या आप क्या कर सकते हो, एक ही सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि भाई इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है, तो टोटल चार्ज इसमें जो, अगर मैं ये बनाता हूँ गॉसियन सरफेस, क्यू डेज कितना होता है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, है ना, और इधर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल आउट होके ये बनता है क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम ये लाइन सॉरी सरफेस इंटीग्रल करते हैं और इस यहाँ पे चार्ज जो है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो ये कितना आता है, ये आता है ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ बचता है एक आर, तो कुल मिला के ई इक्वल टू हो जाता है मेरे पास क्यू ना, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये इनसाइड वाला होता है, लिखा, 2-3 स्टेप में आ गया। तो इनसाइड वाला क्या हो जाएगा, इनसाइड वाला होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर के, तो वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से ई आउट कितना बनेगा, इनफाइनाइट टू आर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, माइनस आर टू आर, वो रखिए वैल्यू, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और डी आर, ठीक है। सोल्व करिए इन दोनों को, जैसे ही सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से तो सीधी सीधी ये मिल जाएगी के क्यू अपॉन आर, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगी, के क्यू अपॉन आर मिल जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए के क्यू अपॉन आर क्यूब तो बाहर है, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब तो क्या है, बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो के क्यू अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, अब क्या है, आर का इंटीग्रल करना है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वहाँ पे अपन ये दोनों वैल्यू रखेंगे, तो इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट क्या है, आर और आर, ठीक है। तो कुल मिला के जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये वैल्यू जो निकालोगे तो माइनस का के क्यू, ठीक है, आर क्यूब, यहाँ से क्या मिलेगी, एक तो मिलेगी आर स्क्वायर अपॉन 2 और एक माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2 और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम के क्यू अपॉन आर क्यूब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर क्यूब, कौन सा, कैपिटल आर क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आर क्यूब है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने पे ये बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई 2 और उधर क्या बचेगा, अच्छा माइनस, और उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में आर स्क्वायर बाई 2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो लास्ट फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये यहाँ लिख देता हूँ, तो फाइनल वैल्यू आपको जो v की मिलेगी, ठीक है, ये v कौन सा है, इनसाइड वाला, तो v इनसाइड जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 3, तो 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 3 आर स्क्वायर कौन सा, कैपिटल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या है, ये आपका इनसाइड में पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, इनसाइड में पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ से क्या देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, अच्छा केंद्र पे निकालना है, v सेंटर पे जाना है, तो सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे r इज इक्वल टू 0, यानी जब से सेंटर पे जाओगे तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी 0, जैसे आप इस डिस्टेंस को 0 करते हैं क्या बन जाएगा, के क्यू, यहाँ क्या बनेगा, अच्छा 3/2 तो बाहर आ गया, यह क्या बनेगा
आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो एक आर यहाँ नीचे बच जाएगा, तो एक आर नीचे बच गया, तो इसका मतलब क्या है 3/2 वी सरफेस। तो जो सरफेस है उसका कितना है 1.5 गुना है कौन सा आपका सेंटर वाला, ठीक है। सरफेस पे कितना आता है KQ/R आता है, तो ये कितना आता है उसका 1.5 गुना है किसका सरफेस का कौन सा सेंटर वाला। तो यहाँ से अगर आप इसकी ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है, और ये आपकी डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट मान लीजिए R इक्वल टू कौन सा है R, तो R इक्वल टू R पे पोटेंशियल कितना है, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपके KQ/R। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसके बाद धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचता है इस वाले पॉइंट पे पहुँचता है, और ये वाला पॉइंट कितना होता है, ये है 3/2 KQ/R, ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, ठीक है। इसके बाहर की अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, इसके अगर बाहर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सॉरी पोटेंशियल कैसा होता है, ये इस तरह से घटते हुए इसमें पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका R इक्वल टू R, ये है R ग्रेटर देन R और ये है R लेस देन R, ठीक है। ये आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाती है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है आज तक, ठीक है। तो आप लोग क्या है बस और फिर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कंसेप्ट पे दिमाग लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को नहीं भूलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कर्ल निकालते हैं तो कर्ल 0 आने का मतलब क्या है कि वो फील्ड क्या है कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है। दूसरा जो ग्रेड माइनस का ग्रेड ऑफ पोटेंशियल है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, और वहीं से हमें जो है इक्वेशन वापस मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो है हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये जो है V फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया रो के लिए, रो अलग अलग वैल्यू थी, उसी तरह से मान लीजिए अगर रो की वैल्यू भी क्या है R पे डिपेंडेंस करता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो ये हो गया, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म हो, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशंस को आपके लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क कि जो ये इक्वेशन है इसको आपको किस में बदलना है, रो में बदलना है, ठीक है, इस वाले केस के लिए। तो क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, उसके अंदर हमने डायइलेक्ट्रिक स्फीयर दिया है, इसका आपको अगर क्यू नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, अगर आपको रो दिया है, क्या दिया है, रो दिया है, तो रो है तो उसका मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना, और रो किसके बराबर होगा, वो होगा Q/4/3 πr³ के। तो यहाँ से आप क्या करें, जो भी Q है उसको आप इससे रिप्लेस करके आंसर निकाल के देखिए क्या आता है आंसर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं तो कल मुझे कराना है वैसे भी, ठीक है। धन्यवाद।